वेलकम एवरीवन टू द न्यू लेक्चर ऑफ द कोड ऑन वेजेस 2019। और ये हमारा आज लास्ट लेक्चर है कोड ऑन वेजेस पे। और आज के लेक्चर में हमारे जो 3 चैप्टर्स बचे हुए थे, चैप्टर 7 इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, चैप्टर 8 ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज एंड चैप्टर 9 है मिसलेनियस। इस पे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो कवर किए जाएंगे। आज के लेक्चर में आपका सेक्शन 51 से 69 कवर होगा। और अगर आपको मेरे सारे लेक्चर्स के कोड ऑन वेजेस के लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको जाके ज्वाइन कीजिए। आज ही मैंने बनाया हुआ है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच सेक्शन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स एंड देयर पावर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 51। सिर्फ एक ही सेक्शन में आपके इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स के अपॉइंटमेंट और उसके पावर्स की बात की गई है, तो ये सेक्शन आप जरूर ध्यान रखना, सेक्शन 51। क्वेश्चन नंबर 2 है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस कोड सेव ऑन ए कंप्लेन मेड बाय। कोई भी कोर्ट है, इस कोड के अंदर जितने भी ऑफेंस है, जो भी पनिशेबल ऑफेंस है, उसका खुद से वो कॉग्निजेंस नहीं लेगी या फिर नोटिस नहीं लेगी या फिर संज्ञान नहीं लेगी। लेकिन अगर कोई कंप्लेन करता है तो उस केस में वो कॉग्निजेंस ले सकती है। तो किसके किससे कंप्लेन पे? तो पहला ऑप्शन है अथॉरिटी ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ, कि अगर कोई अथॉरिटी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो कंप्लेन करती है कोर्ट में तो उस केस में कोर्ट है वो ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकती है। या फिर अगर कोई ऑफिसर है जो ऑथोराइज्ड है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा है एन एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय है वो कंप्लेन करता है कोर्ट में तो उस केस में कोर्ट है वो कॉग्निजेंस लेगी ऑफेंस का। तीसरा है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है कि एनी ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। इन तीनों में से अगर कोई भी कंप्लेन करता है कोर्ट में तो उस केस में वो कोर्ट है वो आपका जो ऑफेंस है उसका कॉग्निजेंस लेगी। याद रखना यहाँ पे एम्प्लॉयर मेंशन नहीं किया गया है कहीं पे, सिर्फ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर जो अथॉरिटी है या फिर ऑफिसर है जो ऑथोराइज्ड है, एम्प्लॉय है या फिर ट्रेड यूनियन है, इन तीनों में से कोई कंप्लेन करेगा तो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस लेगी ऑफेंस का। वो खुद से कभी ऐसे नहीं लेगी, बस ये 3 लोग कंप्लेन करेंगे तभी लेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है नो कोर्ट इन्फीरियर टू डैट शैल ट्राई द ऑफेंसेस अंडर दिस कोड। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा कि कोई भी कोर्ट है वो खुद से कोई भी अगर ऑफेंस है वो कमिट किया गया है अंडर दिस कोड, उसका खुद से नोटिस नहीं लेगी, कॉग्निजेंस नहीं लेगी। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है या फिर कोई एम्प्लॉय है या फिर कोई अथॉरिटी है अंडर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर वो कंप्लेन करती है कोर्ट को तो उस केस में जो कोर्ट है वो नोटिस लेगी उस ऑफेंस का। अब यहाँ पे ये पूछा कि किस कोर्ट के पास पावर है कि वो ये ऑफेंस है अंडर दिस कोड उसको ट्राई करे, ठीक है। मतलब मिनिमम रैंक क्या होनी चाहिए कोर्ट की टू ट्राई द ऑफेंसेस अंडर दिस कोड, ठीक है। अगर आपने जो कंप्लेन किया एम्प्लॉय ने तो किस कोर्ट में वो कंप्लेन कर सकता है, ठीक है, उसकी मिनिमम रैंक क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। ऑप्शन बी है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ऑप्शन सी है कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन जज, या ऑप्शन डी है हाई कोर्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इससे नीचे के रैंक के जितने भी कोर्ट है वो कोई भी ऑफेंस है इसके अंदर वो ट्राई नहीं कर सकते, इसके या इसके ऊपर के रैंक के ही ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम पूछा गया था कि नो कोर्ट इन्फीरियर टू। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का आपका फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास होता है, ठीक है, सेकेंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास, पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होता है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग ऑफेंसेस। यहाँ पे 3 ऑफेंसेस दिए गए हैं, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 है एन एम्प्लॉयर हु पेज टू एन एम्प्लॉय लेस देन द अमाउंट ड्यू टू सच एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉयर को जितना अपने एम्प्लॉय को पैसा पे करना है उससे कम वो पे करता है। ऑप्शन 2 है नॉन मेंटेनेंस और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन द एस्टैब्लिशमेंट बाय द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर है उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करते पड़ते हैं अपने एस्टैब्लिशमेंट में, तो वो अगर जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन नहीं करता है या फिर इम्प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है। ऑप्शन 3 है एन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रावेंस एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी रूल मेड देयर अंडर, कि इन दोनों ऑफेंसेस को छोड़ के अगर एम्प्लॉयर है वो किसी और प्रोविजन को ब्रेक करता है इस कोड में या फिर कोई रूल बनाया गया उसको ब्रेक करता है तो वो भी एक ऑफेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पूछा है कि फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी अंडर द अबव ऑफेंसेस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डैश फॉर होल्डिंग इंक्वायरी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट,
कि ये जो 3 ऑफेंसेस हो गए, इसके जांच के लिए या फिर पेनल्टी इम्पोज करने के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है एक ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, जिसकी यहाँ पे मिनिमम रैंक पूछा गया है कि उसकी जो रैंक है वो इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोर्ट तो ऑफेंसेस ट्राई करती है, लेकिन उसके अलावा जो है आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, जिसका काम होता है कि ये जांच करे ऑफेंस का और एक पेनल्टी है वो इम्पोज करे। तो उसकी जो मिनिमम रैंक है वो कितनी होनी चाहिए, आइए एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एन ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक इन द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा ऑप्शन है एडिशनल सेक्रेटरी, तीसरा है अंडर सेक्रेटरी, या चौथा है सेक्शन ऑफिसर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, जो ऑफिसर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है अपॉइंट करती है टू इम्पोज पेनल्टी फॉर द अबव ऑफेंसेस जो हम लोगों ने रीड किए, उसकी जो मिनिमम रैंक होनी चाहिए वो होनी चाहिए अंडर सेक्रेटरी। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर सेक्रेटरी। इसके या इसके रैंक के ऊपर के ऑफिसर्स को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है। और ये जो एडिशनल सेक्रेटरी है या सेक्रेटरी है, ये सारे आपके अंडर सेक्रेटरी के रैंक के ऊपर के ऑफिसर्स है। सेक्शन ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर ये इसके नीचे के रैंक का ऑफिसर है, तो ये तो अपॉइंट हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है एन एम्प्लॉयर हु पेज टू एन एम्प्लॉय लेस देन द अमाउंट ड्यू टू सच एम्प्लॉय अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड शैल बी पनिशेबल विथ। अब यहाँ पे ऑफेंसेस और उसकी पेनल्टी की बात हो रही है कि एक एम्प्लॉयर है, उसको जितना अपने एम्प्लॉय को पैसा पे करना है अंडर दिस कोड, वो उससे कम पैसा पे कर रहा है, तो उस केस में उस पर कितने की पेनल्टी लगाई जा सकती है, उसका जो पनिशमेंट होगा वो कितने रुपीज़ का फाइन होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फाइन अप टू 50,000 रुपीज़। रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन अप टू 50,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6 है द एम्प्लॉयर शैल बी कन्विक्टेड फॉर सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस फॉर द ऑफेंस इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ ही इज अगेन फाउंड गिल्टी विद इन हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट और सेकेंड ऑफेंस। अभी हम लोगों ने ऊपर वाला ऑफेंस देखा क्वेश्चन नंबर 5 में कि एम्प्लॉयर को जितना अपना पैसा देना चाहिए एम्प्लॉई को उससे कम देता है तो उस केस में 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट ऑफेंस के लिए है। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑफेंस के लिए एम्प्लॉयर को कन्विक्ट किया जाता है तो उस केस में ये पेनल्टी है अप टू 50,000 रुपीज़। ये फ्लैट नहीं है, अप टू है मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एम्प्लॉयर को सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए कब कन्विक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर है वो वापस से वही ऑफेंस रिपीट करता है, लेकिन एक टाइम पीरियड होना चाहिए। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑफेंस उसने किया यहाँ पे तो उससे कुछ टाइम पीरियड के अंदर वो वापस से अगर ऑफेंस कमिट करता है तो उसको एज ए सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, अगर वो टाइम पीरियड के बाहर वो ऑफेंस वापस कमिट करता है तो उसको वापस से फर्स्ट ऑफेंस माना जाएगा, और सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए हार्श पेनल्टी है। ठीक है, तो कितने टाइम पीरियड के अंदर वो फर्स्ट ऑफेंस के बाद अगर वो कमिट करता है ऑफेंस तो उसको सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस माना जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 5 ईयर्स। अगर वो फर्स्ट ऑफेंस करने के बाद वापस उसके 5 साल के अंदर ही वापस से वो ऑफेंस कमिट करता है तो उस केस में उसको एज ए सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस माना जाएगा और उसको उसी तरह प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ओके, रिमेंबर दिस, 5 ईयर्स। Question number 7 and the employer on the second and the subsequent commission of the offence according to the previous question shall be punishable with। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जो एम्प्लॉयर है उसको जितना पैसा देना चाहिए अपने एम्प्लॉय को उससे कम देता है तो 50,000 रुपये की पेनल्टी थी। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफेंस का था। और अगर वो फर्स्ट ऑफेंस करने के जस्ट 5 साल के अंदर ही, ठीक है, 5 साल के अंदर ही अगर वो सेकेंड ऑफेंस करता है, मतलब अगर वो ऑफेंस करता है तो उसको एज ए सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस माना जाएगा। तो सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए क्या पेनल्टी होगी, बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा है। तो आप सारे ऑप्शंस पढ़ लेना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। उसको जेल हो सकती है 3 मंथ्स तक, या फिर उसको फाइन हो सकती है 1 लाख तक, या फिर दोनों हो सकता है। ओके, तो इस बार जो पेनल्टी है वो बढ़ जाती है, थोड़ी हार्श है। फर्स्ट ऑफेंस के लिए सिर्फ 50,000 की पेनल्टी थी और सेकेंड ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स और फाइन अप टू 1 लाख रुपीज़, या फिर दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर द ऑफेंसेस ऑफ नॉन मेंटेनेंस और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन द एस्टैब्लिशमेंट द एम्प्लॉयर शैल बी पनिशेबल विथ। जो एम्प्लॉयर है उसको अपने एस्टैब्लिशमेंट में एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, तो अगर वो रिकॉर्ड है वो मेंटेन नहीं करता है, इस कोड के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स की बात की गई है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो मेंटेन नहीं करता है या फिर इम्प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है तो उस केस में कितने रुपीज़ की फ़ाइन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फाइन अप टू 10,000 रुपीज़। उसको जो मैक्सिमम फ़ाइन लग सकती है अप टू 10,000 रुपीज़ लग सकती है, इसको भी आप याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 9 है एन एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रावीन्स एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी रूल्स मेड अंडर और इश्यूड देयर अंडर शैल बी पनिशेबल विथ। अब दो ऑफेंस हम लोगों ने पढ़ा। पहला था कि एम्प्लॉयर को जितना पैसा देना चाहिए अपने एम्प्लॉय को उससे कम देता है या फिर रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन नहीं करता है। उन दोनों के अलावा अगर कोई और ऑफेंस कमिट करता है एम्प्लॉयर तो उस केस पे उसकी क्या पनिशमेंट होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फाइन अप टू 20,000 रुपीज़। ठीक है, इस केस में कोई जेल वाला चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ फाइन दी गई है कि अगर कोई और प्रोविज़न है उसको कॉन्ट्रावीन करता है या फिर कोई रूल है उसको ब्रेक करता है तो उस केस में उसकी जो पेनल्टी होगी वो 20,000 रुपीज़ की फ़ाइन ही होगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि फर्स्ट ऑफेंस कमिट करने के बाद जिसकी फ़ाइन थी 20,000 रुपीज़, अगर वो वापस एक ऑफेंस कमिट करता है सेम टाइप का विद इन द 5 years ऑफ कमिटिंग द फर्स्ट ऑफेंस तो उस पर सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस लागू होगा और उस केस में उसकी जो पनिशमेंट होगी वो हो जाएगी आपका जेल होगा अप टू 1 month या फिर फाइन लग सकती है 40,000 रुपये तक की या फिर दोनों चीज़ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फॉर द ऑफेंसेस ऑफ नॉन मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर और कॉन्ट्रावेनिंग एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर शैल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉयर टू comply with the provision within such time period and if the employer complies then no prosecution shall be initiated but no such opportunity shall be accorded to the employer if the violation of the same nature of the provision is repeated within a period of dash years from the date on which such violation was committed and in such case the prosecution shall be initiated। यहाँ पे दो ऑफेंसेस की बात की गई है कि नॉन मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर या फिर कॉन्ट्रावेनिंग एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड। मतलब हम लोगों ने 3 ऑफेंस पढ़े ना, तो उसमें जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कम पैसा देता है उसको हटा के बाकी जो 2 ऑफेंस बचे, तो इन दोनों केस में जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है वो एम्प्लॉयर को अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि आप अगर इस टाइम पीरियड में जो प्रोविज़न है उसको कंप्लाई कर देते हैं तो आप पे कोई प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो एम्प्लॉयर है वो फर्स्ट टाइम उसने ऑफेंस किया इन दोनों में से और वापस कुछ टाइम पीरियड के अंदर वापस वो ऑफेंस किया तो उस केस में जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा एम्प्लॉयर को कंप्लाई करने के लिए विदाउट पनिशमेंट। तो कितने साल के अंदर वो, अगर वो टाइम पीरियड पूछा गया कि कितने साल के अंदर अगर वो वापस ऑफेंस करता है तो उस केस में जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा टू कंप्लाई विद द प्रोविजन टू द एम्प्लॉयर। तो इसका भी आंसर सेम है, ऑप्शन डी 5 years। ठीक है, अगर उसने फर्स्ट ऑफेंस किया है इन दोनों में से कोई भी और वापस वो 5 साल के अंदर अगर वापस सेकेंड टाइम वो ऑफेंस करता है तो सेकेंड टाइम के लिए जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है वो एम्प्लॉयर को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि जो उसने फर्स्ट टाइम में दिया था कि आप है इस प्रोविज़न को कंप्लाई कर दीजिए और आप पे कोई प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा, आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना 5 years। क्वेश्चन नंबर 11 है एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस कोड नॉट बीइंग एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली और विद इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो विद फाइन मे ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन आइदर बिफोर और आफ्टर प्रोसिक्यूशन बी कंपाउंडेड बाय ए गेजेटेड ऑफिसर फॉर ए सम ऑफ -% ऑफ द मैक्सिमम फाइन प्रोवाइडेड फॉर सच ऑफेंस। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपका कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ ऑफेंस बाय गैजेटेड ऑफिसर की बात की गई है। इसका मतलब होता है माफ़ी मांग के सेटलमेंट करना कि अगर एम्प्लॉयर ने कोई ऑफेंस किया है और उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट ना हो या फिर इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, उस ऑफेंस की पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइन हो, ओनली फाइन। अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट अप टू समथिंग और फाइन अप टू समथिंग तो वो इस पे लागू नहीं होगा, उसका जो कंपोजिशन है या कंपाउंडिंग है वो नहीं हो सकता, या फिर सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर उस ऑफेंस का जो पनिशमेंट है सिर्फ और सिर्फ फाइन है तो उस केस में जो गैजेटेड ऑफिसर है वो कंपाउंडिंग कर सकता है, मतलब माफ़ी मांग के सेटलमेंट करना। तो उस केस में अगर एम्प्लॉयर वैसा ऑफेंस कमिट करता है जिसकी पनिशमेंट सिर्फ फाइन है तो गैजेटेड ऑफिसर है उसको एक तरह से कंपाउंडिंग कर सकता है, मतलब जो एम्प्लॉयर है वो माफ़ी मांग ले और एक पैसा कुछ जमा करे। ठीक है, जो मैक्सिमम फ़ाइन उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइड किया गया है तो उस केस में उसका जो मैक्सिमम फ़ाइन का कुछ परसेंटेज है अगर वो जमा कर देता है तो उस पर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 50%। ठीक है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के केसेस में जो एम्प्लॉयर होता है उसका जो मैक्सिमम फ़ाइन प्रिस्क्राइब होता है उस ऑफेंस के लिए तो उसको 50% जमा करना होता है टू द गैजेटेड ऑफिसर। तो उस केस में जो गैजेटेड ऑफिसर है वो कंपाउंडिंग कर देगा। फॉर एग्जाम्पल
हम लोगों ने ऑफेंस पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर है जितना उसको पैसा पे करना चाहिए अपने एम्प्लॉय को उससे कम करता है तो उस केस में जो फाइन थी वो 50,000 रुपीज़ थी। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफेंस के लिए है। तो इस केस में यहाँ पे कोई इम्प्रिजनमेंट का जिक्र नहीं है, तो इसको कंपाउंडिंग किया जा सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयर है वो माफ़ी मांग के सेटलमेंट कर सकता है। तो उस केस में गैजेटेड ऑफिसर को उसको कितना रुपीज़ जमा करना होगा, इसका 50%। मैक्सिमम फाइन कितनी है 50,000, तो इसका 50% कितना हुआ 25,000 रुपीज़। एम्प्लॉयर है माफ़ी मांग के अगर इतना रुपीस है वो जमा कर देता है तो इसको कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कहते हैं और इसके लिए उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। रिमेंबर दिस ऑल्सो 50% ऑफ द मैक्सिमम फाइन। यहाँ पे वापस एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस है वो अगर आप फर्स्ट ऑफेंस आप करते हो तो उसके अगले 5 साल के अंदर अगर आप वापस वही ऑफेंस करते हो तो उस केस में ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस है वो लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है एनी पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विथ एन ऑर्डर मेड बाय द गजेटेड ऑफिसर फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस शैल बी पनिशेबल विथ ए सम इक्विवेलेंट टू -% ऑफ द मैक्सिमम फाइन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस इन एडिशन टू सच फाइन। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ा कि जो जो ऑफेंसेस है जिसकी पनिशमेंट सिर्फ फाइन है तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है वो माफ़ी मांग के सेटलमेंट कर सकता है, उसको कॉम्पोजिशन या कंपाउंडिंग ऑफ फाइन कहते हैं। तो उसने ये किया और गैजेटेड ऑफिसर ने उसको ऑर्डर दिया कि आप इतना जो फाइन है मतलब जितना भी मैक्सिमम फाइन होता है उसको 50% जमा करना होता है। उसने ऑर्डर दिया कि ये करने के लिए। अब उसके बाद भी जो एम्प्लॉयर है वो कंप्लाई नहीं करता है, ठीक है, वो ये बात नहीं मानता है, वो नहीं करता है, तो उस केस में उस पर एक्स्ट्रा फाइन लगाई जा सकती है। वो कितना होता है, कुछ % ऑफ मैक्सिमम फाइन होता है इन एडिशन टू सच फाइन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 20%। ठीक है, आपको जितना फाइन देना था 50% ऑफ मैक्सिमम फाइन प्लस इसके अलावा आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ मैक्सिमम फाइन और देना होगा। ठीक है, इसको आप याद रखना कि विद सम इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ मैक्सिमम फाइन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस इन एडिशन टू सच फाइन। क्वेश्चन नंबर 13 है विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द बार ऑफ सूट्स दैट स्टेट दैट नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मिनिमम वेजेस एनी डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस एंड पेमेंट ऑफ बोनस। कौन सा सेक्शन है आपके कोड ऑन वेजेस में वो आपके कोर्ट पे बार लगाता है, मना करता है कि कोई भी कोर्ट है वो कोई भी मुकदमा नहीं चला सकती, कोई सूट है वो एंटरटेन नहीं कर सकती फॉर द रिकवरी ऑफ मिनिमम वेजेस डिडक्शन फ्रॉम वेजेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस एंड पेमेंट ऑफ बोनस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 57। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन कोई भी कोर्ट है वो कोई भी सूट है एंटरटेन नहीं कर सकती, कोई मुकदमा नहीं चला सकती फॉर द रिकवरी ऑफ मिनिमम वेजेस डिडक्शन फ्रॉम वेजेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस एंड पेमेंट ऑफ बोनस। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन 1 है वेर ए क्लेम हैज़ बीन फाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन और बोनस और लेस पेमेंट ऑफ वेजेस और बोनस द बर्डन टू प्रूव दैट शैल बी ऑन द एम्प्लॉयर। कि अगर कोई क्लेम फाइल की गई है किस लिए कि आपका जो वेजेस है या बोनस है उसका पेमेंट नहीं किया गया है या फिर कम किया गया है, तो उस केस में प्रूफ करने की जिम्मेदारी है कि पेमेंट हुआ है वो एम्प्लॉयर की होती है, ना कि एम्प्लॉय की कि उसको पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो जिम्मेदारी होती है प्रूफ करने की जो पेमेंट है वो हुआ है वो एम्प्लॉयर के ऊपर होती है। ऑप्शन 2 है द प्रोविजन ऑफ दिस कोड शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ विच आर इनकंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ अवार्ड एग्रीमेंट सेटलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कि आपका जो अवार्ड है, एग्रीमेंट है, सेटलमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, इन टर्म्स के लिए अगर इस कोड के अंदर जो प्रोविज़न है अगर वो किसी और लॉ के प्रोविज़न से टकराते हैं, मतलब एक तरह से इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, वहाँ पे कुछ और बात की गई है, यहाँ पे कुछ और बात की गई है, तो उस केस में द कोड ऑन वेजेस के जो प्रोविज़न है वो उस पर ओवरराइड करेंगे। ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, मतलब इस कोड के प्रोविजंस है वो लागू होंगे। तो ये भी सही है। ठीक है, याद रखना द प्रोविजन ऑफ दिस कोड विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ अवार्ड एग्रीमेंट सेटलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ऑप्शन 3 है द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ विच आर इनकंसिस्टेंट विद दैट प्रोविजन ऑफ दिस कोड शैल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे बोला गया कि जो दूसरे लॉ के जो प्रोविजंस होंगे वो आपके कोड ऑन वेजेस के प्रोविजन पे ओवरराइड करेंगे। ठीक है, तो ये गलत है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 और 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ। अब आपके जो कोड ऑन वेजेस के अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं, यहाँ पे 2 एक्ट दिए गए हैं, तो इनमें से किन के प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दूसरा है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1948। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आपका जो कोड ऑन वेजेस के प्रोविजंस है वो इन दोनों एक्ट के प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 है एवरी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वाइल इट इज इन सेशन फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ डैश डेज। तो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर इस कोड के अंदर रूल बनाती है तो उस रूल को उसे पार्लियामेंट के ईच हाउस में, लोकसभा एंड राज्यसभा में, उसको कुछ टाइम मतलब कुछ नंबर ऑफ डेज के लिए रखना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 30 डेज। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई रूल बनाती है तो उसको 30 डेज के लिए पार्लियामेंट के ईच हाउस में रखना होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मेरा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कीजिए। सो दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।